अच्छा, एक सवाल है, क्या कभी सोचा है कि एक इतने बड़े विशाल आम के पेड़ और दीवार पर उगने वाली उस छोटी सी हरी हरी काई में आखिर क्या एक जैसा हो सकता है? पहली नज़र में तो लगता है कुछ भी नहीं, है ना? लेकिन आज हम पादप जगत की वो शानदार कहानी समझेंगे, जो इन दोनों को एक दूसरे से जोड़ती है। तो आज का हमारा विषय है पादप जगत का वर्गीकरण। हम ये जानेंगे कि वैज्ञानिक पौधों की इस इतनी बड़ी दुनिया को समझने के लिए उन्हें कैसे अलग-अलग समूहों में रखते हैं। चलिए एक नज़र डालते हैं कि आज हम क्या-क्या कवर करने वाले हैं। हम पौधों की दुनिया के परिचय से शुरू करेंगे। फिर बिना बीज और बीज वाले पौधों के बारे में जानेंगे। फूलों की रंगीन दुनिया को समझेंगे। उनके जीवन चक्र का रहस्य खोजेंगे और हाँ, आखिर में कुछ ज़रूरी बातें दोहराकर थोड़ी प्रैक्टिस भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पौधों की इतनी सारी किस्में हैं, इतनी विविधता है। इसे समझने का पहला कदम है उन्हें सही ढंग से बांटना, यानी वर्गीकृत करना। और ये वर्गीकरण एक बहुत ही सीधे-साधे सवाल से शुरू होता है। और वो सवाल है, क्या पौधे में बीज होते हैं? बस, सिर्फ यही एक सवाल पूरे पादप जगत को दो सबसे बड़े हिस्सों में बांट देता है। यही सबसे बुनियादी फर्क है। तो ये हैं वो दो मुख्य ग्रुप। एक तरफ हैं क्रिप्टोगैम, आसान भाषा में कहें तो छिपे हुए प्रजनन वाले पौधे। क्यों? क्योंकि इनमें बीज नहीं होते। ये स्पोर्स यानी बीजाणुओं से प्रजनन करते हैं। और दूसरी तरफ हैं फैनोरोगैम, यानी दिखने वाले प्रजनन वाले पौधे, जो बीजों से अपनी नस्ल आगे बढ़ाते हैं और जिनमें अक्सर फूल भी होते हैं। आइए पहले ग्रुप यानी क्रिप्टोगैम से शुरू करते हैं। ये वो पौधे हैं जो विकास की कहानी में सबसे पहले आए थे। आप कह सकते हैं कि ये धरती पर जीवन के सबसे शुरुआती पौधे थे। अब क्रिप्टोगैम के अंदर भी तीन मुख्य उपसमूह हैं। सबसे पहले हैं शैवाल, एल्गे, जो सबसे सरल और पानी में रहने वाले पौधे हैं। फिर आते हैं ब्रायोफाइट्स, जो जमीन पर कदम रखने वाले पहले पौधे थे। और आखिर में हैं टेरिडोफाइट्स। ये वो पहले पौधे थे जिनमें पानी ऊपर तक ले जाने के लिए पाइप जैसी नसें विकसित हुईं। ब्रायोफाइट्स को ना एक बहुत ही मजेदार नाम दिया गया है, पादप जगत का उभयचर। पता है क्यों? क्योंकि वो रहते तो जमीन पर हैं, लेकिन लैंगिक प्रजनन के लिए उन्हें पानी की जरूरत होती है, ठीक मेंढक की तरह। ये वाला पॉइंट याद रखिएगा, अक्सर इम्तिहान में पूछा जाता है। अब जरा इस टेबल को ध्यान से देखिए। ये विकास में एक बहुत बड़ी छलांग दिखाती है। ब्रायोफाइट्स जैसे कि काई में पानी ले जाने वाले पाइप यानी संवहनीय ऊतक नहीं होते। उनमें असली जड़, तना या पत्तियां भी नहीं होती। लेकिन टेरिडोफाइट्स जैसे कि फर्न में ये सब कुछ होता है। ये एक बहुत बड़ा अपग्रेड था, जिसने पौधों को लंबा होने और सूखी जगहों पर फैलने में मदद की। ठीक है, अब आते हैं पौधों के विकास की अगली और शायद सबसे बड़ी क्रांति पर, बीज का आविष्कार। इसी ने फैनरोगैम समूह को जन्म दिया और पौधों के प्रजनन का पूरा तरीका ही बदल कर रख दिया। बीज वाले पौधों में भी दो मुख्य प्रकार हैं। जिम्नोस्पर्म, जिन्हें हम बीज वाले पौधों का पहला ड्राफ्ट कह सकते हैं। इनके बीज नग्न होते हैं, मतलब किसी फल के अंदर बंद नहीं होते, जैसे चीड़ के पेड़ के कोन में होते हैं। और फिर आए एंजियोस्पर्म, जो रिप्रोडक्शन के असली मास्टर हैं। इनके बीज फल के अंदर एकदम सुरक्षित रहते हैं और सबसे बड़ी बात, इन्होंने ही फूल का आविष्कार किया। अब हम पौधों के सबसे कामयाब ग्रुप यानी एंजियोस्पर्म पर फोकस करेंगे। ये आज धरती पर लगभग हर जगह है। पर सवाल ये है कि इतने बड़े ग्रुप को हम आगे कैसे पहचानें और बांटें। देखिए, एंजियोस्पर्म को पहचानने का राज उनकी पत्तियों और फूलों में ही छिपा है। और इसी आधार पर इन्हें दो मुख्य क्लास में बांटा गया है, मोनोकॉट यानी एक बीजपत्री और डाइकॉट यानी द्विबीजपत्री। स्क्रीन पर ध्यान दीजिए, बाईं तरफ मोनोकॉट की पत्ती है, जिसमें नसें सीधी सीधी समानांतर हैं, जैसे घास की पत्ती में होती हैं। जबकि दाईं तरफ डाइकॉट की पत्ती में नसें एक जाल की तरह फैली हुई हैं। ये उन्हें पहचानने का एक बहुत ही आसान तरीका है ना? और दूसरा बड़ा फर्क है उनके फूलों में। मोनोकॉट फूलों में पंखुड़ियां 3 या 3 के गुणा में होती हैं, जैसे 3, 6, 9। जबकि डाइकॉट फूलों में पंखुड़ियां 4 या 5 के गुणा में होती हैं। तो अगली बार जब कोई फूल देखें, तो क्या आप उसकी पंखुड़ियां गिनकर पता लगा सकते हैं? कोशिश जरूर कीजिएगा। अच्छा, इन सभी पौधों में एक बात बिल्कुल एक जैसी है, उनकी जिंदगी जीने का तरीका। ये एक बहुत ही दिलचस्प प्रक्रिया है, जिसे हम पीढ़ियों का प्रत्यावर्तन या ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस कहते हैं। तो ये होता क्या है?
इसका सीधा सा मतलब है कि पौधे का जीवन 2 पीढ़ियों के बीच बदलता रहता है। पहली है गैमेटोफाइट पीढ़ी, जो हैप्लॉइड यानी N होती है, मतलब इसमें गुणसूत्रों का सिर्फ एक सेट होता है। और दूसरी है स्पोरोफाइट पीढ़ी, जो डिप्लॉइड यानी 2N होती है, मतलब इसमें गुणसूत्रों के 2 सेट यानी जोड़े होते हैं। चलिए इस चक्र को धीरे धीरे समझते हैं। देखिए, 2 हैप्लॉइड गैमीट्स N मिलकर एक डिप्लॉइड जाइगोट 2N बनाते हैं। ये जाइगोट बड़ा होकर एक स्पोरोफाइट 2N बन जाता है। फिर ये स्पोरोफाइट अर्धसूत्री विभाजन से हैप्लॉइड स्पोर्स N बनाता है। ये स्पोर्स उगकर गैमेटोफाइट N बनाते हैं और ये गैमेटोफाइट फिर से गैमेट्स बनाता है और ये चक्र बस ऐसे ही चलता रहता है। और दोस्तों, यहीं पर पौधों के विकास की पूरी कहानी का सार छिपा है। सबसे जरूरी बात, पौधों का विकास असल में गैमेटोफाइट पीढ़ी से स्पोरोफाइट पीढ़ी के ज्यादा प्रभावी होने की कहानी है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि स्पोरोफाइट पीढ़ी ज्यादा बड़ी, ज्यादा जटिल और जमीन के सूखे माहौल के लिए ज्यादा बेहतर थी। काई जैसे सरल पौधों में गैमेटोफाइट पीढ़ी मुख्य होती है, जबकि आम के पेड़ जैसे विकसित पौधों में स्पोरोफाइट पीढ़ी मुख्य होती है। चलिए, तो हमने काफी कुछ सीख लिया है। एक बार फटाफट से सब कुछ दोहरा लेते हैं और फिर देखते हैं आपको कितना याद रहा। तैयार है? ये है पौधों की विकास यात्रा 4 बड़े कदमों में। पहला कदम, जमीन पर जीत, ब्रायोफाइट्स। दूसरा कदम, पानी के लिए पाइप का विकास, टेरिडोफाइट्स। तीसरा कदम, बीज का आविष्कार, जिम्नोस्पर्म। और चौथा कदम, फूलों से प्रजनन में महारत हासिल करना, एंजियोस्पर्म। ठीक है, अब एक सवाल आपके लिए, ध्यान से सोचिएगा। एक पौधे की पत्तियों में समानांतर नसें हैं और उसके फूल में 6 पंखुड़ियां हैं। बताइए, ये एक मोनोकॉट है या डाइकॉट? सोच लिया? बिल्कुल सही जवाब है मोनोकॉट, क्योंकि इसकी पत्तियों में समानांतर नसें हैं और फूल की 6 पंखुड़ियां 3 का गुणा है। बहुत बढ़िया, शाबाश। और जाते जाते एक सवाल आपके लिए छोड़कर जा रहा हूं। अगर फूल वाले पौधे इतने ज्यादा सफल हैं, तो फिर फर्न और काई जैसे सरल पौधे आज भी क्यों मौजूद हैं? इस पर सोचिएगा जरूर। ये हमें प्रकृति के संतुलन के बारे में बहुत कुछ सिखाता है। इस सत्र में शामिल होने के लिए आप